हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर क्विज, जो कि घटना चक्र की संस्करण है, जो कि वार्षिक संकलन होता है। इसमें सारे करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 2023 में चीन द्वारा विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का परिचालन प्रारंभ किया गया है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, चीन की भूमिगत प्रयोगशाला 2400 मीटर गहरे तथा दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। तो दोनों कथन जो हैं इसके सही हैं। विश्व की जो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेंगे। विश्व की सबसे गहरी और बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का परिचालन प्रारंभ कब प्रारंभ हुआ? तो इसका जो प्रारंभ हुआ दिसंबर 2023 में। और चाइना जिनपिंग अंडरग्राउंड प्रयोगशाला इसका नाम है। तो आप लोग इसको भी याद रख लेंगे कि इसका नाम क्या है, चाइना जिनपिंग अंडरग्राउंड प्रयोगशाला। और स्थान कहाँ है? दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में ये स्थान है। गहराई कितनी है? तो 2400 मीटर है। तो हमें दोनों पॉइंट याद कर लेना है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट इसमें है, संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 2023 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात UAE में किया गया। तो बिल्कुल सही पॉइंट है। इस सम्मेलन में भारत ने ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। और तीसरा पॉइंट है, COP29 वर्ष 2024 में जापान में आयोजित होगा। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका जो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। और इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 आयोजित हुआ 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। कब हुआ? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ। पिछला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पिछला जो सम्मेलन था शर्म अल शेख, क्या नाम है पूरा? शर्म अल शेख, जो कि मिस्र में है, वहाँ पर हुआ था। COP20 जो 7 था। और COP जो 28 है उसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए वैश्विक समाधानों की पहचान करना और इसके अलावा पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में भारत ने मिशन लाइफ के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए अभिनव पर्यावरण कार्यक्रमों और उपकरणों के आदान प्रदान के लिए एक सहभागी वैश्विक मंच बनाने के उद्देश्य से ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ग्रीन क्रेडिट पहल इसमें। और इसके अलावा दुबई जलवायु समझौते की प्रमुख जो बातें हैं उसमें देखेंगे तो हम लोग हरित ऊर्जा को वर्ष 2030 तक 3 गुना तथा ऊर्जा दक्षता को 2 गुना किया जाना है। तो इसमें क्या उद्देश्य है? जो प्रमुख बातें हैं, हरित ऊर्जा को 2030 तक हम लोग क्या करेंगे? 3 गुना तथा ऊर्जा दक्षता को 2 गुना किया जाएगा। नुकसान और क्षति की बात करें तो लॉस एंड डैमेज की बात करें, फंड COP27 में बनाया गया था। उसके लिए इन्होंने $700 मिलियन का वादा किया था। तो ये भी हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसे हमको याद रखना है। आगे देखते हैं। तो देशों को अपने स्वैच्छिक जलवायु लक्ष्य NDC 2024 के अंत तक पूरे करने होंगे। तो इसने टारगेट इसमें है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन हम लोग COP29 कहाँ पे होना है इसको जान लेते हैं। तो COP29 जो है ना इसी साल होना है, नवंबर महीने में 2024 में, बाकू जो कि अजरबैजान में है। तो COP29 हमें याद रखना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट इसका, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी किया जाता है। तो जो कि बिल्कुल गलत है। ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा, संयुक्त रूप से दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो है भारत 7वें स्थान पर होगा। बिल्कुल सही स्थान है। जिसका जो सही आंसर होगा दूसरा केवल होगा। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी कब जारी हुआ? 8 दिसंबर 2023 को। किसके द्वारा? जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी हुआ। इसमें जो शामिल कुल देश थे 63 देश हैं। और इसमें टॉप पे कौन रहा? शीर्ष स्थान पे डेनमार्क को मिला। तो डेनमार्क को जो है शीर्ष स्थान मिला है। तो टॉप पे डेनमार्क। शीर्ष 3 स्थान रिक्त रखे जाने के कारण डेनमार्क इस सूचकांक में चौथे स्थान पर रहा।
मतलब जो 3 स्थान तक किसी का स्थान इसमें नहीं आया है, यानी जो इसकी जो क्राइटेरिया होते हैं 3 स्थानों तक किसी देश को नहीं मिला है। चौथे स्थान से डेनमार्क मिला, तो इसलिए हम बोल सकते हैं डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ, जो कि हमने पढ़ लिया है, और पिछले साल ये 8वें स्थान पे था। अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका USA जो है 57वीं रैंक है, रूस 63वीं, जापान 68वीं, चीन 51वीं और फ्रांस 37वीं, UK 20वीं। अगला क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेलर स्विफ्ट जो कि एक सिंगर हैं, उनको चुना गया है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के बारे में हम लोग 2023 के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 6 दिसंबर 2023 को ये घोषित हुआ, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। किसके द्वारा हुआ ये इम्पोर्टेंट है, टाइम मैगजीन, जो कि अमेरिकी पत्रिका है जिसका नाम टाइम है। कौन है ये? प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप सिंगर हैं टेलर स्विफ्ट, बहुत ही फेमस है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं इनके बारे में। एथलीट ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला है अर्जेंटीना के जो प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, इनको मिला है। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड कुछ और जीके हो सकते हैं उनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो वर्ष 2022 में यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो 2022 का अगर पूछ ले तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। टाइम जो मैगजीन थी 1927 से ऐसे शक्तियों, समूहों, विचारों अथवा घटनाओं का चुनाव अपने पाठकों के मतदान के आधार पर किया जाता है जिन्होंने विश्व समुदाय को सबसे अधिक सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप से प्रभावित किया हो। तो भारत की ओर से महात्मा गांधी पहले व एकमात्र व्यक्ति रहे जिन्हें वर्ष 1930 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। तो 1930 में जो हमारे भारत देश की तरफ पूछा जाए तो महात्मा गांधी पहले व एकमात्र व्यक्ति थे। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, 1 दिसंबर 2023 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए हुए चुनाव में सर्वाधिक वोट प्राप्त कर पुनः चुना गया? तो ये भारत हमारा हुआ था, जो ये कहाँ पे हुआ था, ये तो लंदन में हुआ था। तो वहाँ सबसे ज़्यादा भारत ने, अपने देश ने सबसे ज़्यादा वोट इनको मिले थे। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए चुनाव कब हुआ? 1 दिसंबर 2023 को। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। पुनः किसको चुना गया? भारत सर्वाधिक वोट प्राप्त करके पुनः चुना गया। कब तक के लिए? 2024-25 द्विवार्षिक सत्र के लिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया? तो अंकोर वाट जो मंदिर है, जो कि कहाँ पे है? कंबोडिया में है, उसको 8वां आश्चर्य। तो अभी तक हम लोग 7 अजूबे या आश्चर्य पढ़ते थे, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड पढ़ते थे, अब 8 वंडर हो गया ये। तो अंकोर वाट जो मंदिर है उसको मिला है 8वां। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछा जाएगा। अंकोर वाट को मिला 8वें आश्चर्य का दर्जा। नवंबर 2023 में मिला। संबंधित देश कौन सा है? कंबोडिया है। अवस्थिति कहाँ पे है? कंबोडिया के सियम रीप प्रांत में है। मंदिर का निर्माण किसने किया? खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा प्रारंभ किया गया तथा जयवर्मन 7 द्वारा पूर्ण किया गया। तो खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा प्रारंभ और जयवर्मन 7 द्वारा पूर्ण, जो 7वें राजा थे जयवर्मन, उनके द्वारा पूर्ण किया गया। मंदिर का निर्माण काल बात करें तो 12वीं सदी का ये मंदिर है। और अंकोर वाट जो मंदिर है इसकी अन्य विशेषता क्या है? सबसे बड़े धार्मिक स्थल का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको प्राप्त है। कई शताब्दियों तक खमेर साम्राज्य का केंद्र रहा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नवंबर 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां जो है सदस्य बन गया है? तो ये है चिली। तो चिली जो देश है, चिली दक्षिण अमेरिकी देश है और कब बना है? नवंबर 2023 में बना है। तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। चिली जो है 95वां सदस्य बना, कब बना? नवंबर 2023 में। चिली दक्षिण अमेरिकी देश है। इससे रिलेटेड जो स्टैटिक चीज़ें हो सकते हैं उनके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो ISA की शुरुआत जो हुई थी भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान की गई थी। तो COP21 पेरिस में हुआ था 2015 में। उसके दौरान इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है, इसका
स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो था गुरुग्राम हरियाणा में है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नवंबर 2023 में जारी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी की गई। और दूसरा पॉइंट है, इसके अनुसार इस दशक में विकासशील देशों में अनुकूलन की अनुमानित लागत प्रति वर्ष 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। तो इसमें जो है दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, तो इसका जो आंसर होगा दूसरा पॉइंट, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी कब जारी हुई? नवंबर 2023 में हुई। किसके द्वारा हुई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जारी हुई। रिपोर्ट की जो प्रमुख बातें रही, इसमें अनुकूलन कार्यों की योजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन में प्रगति का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार विकासशील देशों की अनुकूलन वित्त आवश्यकताएं अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त प्रवाह से 10 से 18 गुना बढ़ी है या पिछली सीमा के अनुमान से 50% अधिक है। इस दशक में विकासशील देशों में अनुकूलन की अनुमानित जो लागत है प्रति वर्ष 215 बिलियन US डॉलर होने का अनुमान है। तो घरेलू अनुकूलन प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए आवश्यक अनुकूलन वित्त प्रति वर्ष 387 बिलियन US डॉलर अनुमानित है। इसके अलावा हम लोग इससे रिलेटेड जो जीके हो सकता है UNEP हम लोग देखेंगे। तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और मुख्यालय नैरोबी जो कि केन्या में है, वहाँ पे इसकी स्थापना मुख्यालय है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न है हमारा, नवंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो कि किसके बारे में देखना है? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसे जो है विश्व आर्थिक मंच यानी WEP द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? WEP, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है, बता रहा है। और इस रैंकिंग में भारत जो है 49वें स्थान पर रहा। तो दूसरा पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि भारत जो है 49वें स्थान पर रहा, लेकिन पहला पॉइंट जो है जारी कौन करता है इसको? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर जारी करता है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 जारी 30 नवंबर 2023 को जारी हुई। किसके द्वारा जारी हुई? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा। संस्करण 7वां था, इसमें शामिल कुल देश थे 64। समग्र रैंकिंग में शामिल जो शीर्ष 5 देश हैं, तो USA टॉप पे है और नीदरलैंड दूसरे पे, सिंगापुर, फिर डेनमार्क, स्विट्जरलैंड जो टॉप पे है। हमें ध्यान रखना है USA जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, और अपने भारत के बारे में पता होना चाहिए। भारत अपना कौन सा स्थान पे है? 49वें स्थान पे है। निम्नतम जो देश हैं वो सबसे लास्ट वाला भी हमें पता होना चाहिए कि 64वें नंबर पे है वेनेजुएला। वेनेजुएला है 64वें नंबर पे, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है। और भारत किस स्थान पर रहा? 49वें स्थान पर अपना देश भारत रहा। अगले पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, यह कार्यक्रम 24 से 26 नवंबर 2023 के मध्य बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ। और दूसरा पॉइंट है, पहला विश्व हिंदू कांग्रेस 2014 में नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ। इसमें हम लोग देखेंगे दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 आयोजित कब हुआ? 24 से 26 नवंबर 2023 तक। कहाँ हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। किसके द्वारा हो? विश्व हिंदू फाउंडेशन के द्वारा हो। इसका जो थीम था यानी मुख्य विषय था जयस्य आयतनम धर्माः। तो तीसरा विश्व हिंदू जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, किसके द्वारा हुआ? विश्व हिंदू फाउंडेशन के द्वारा हुआ। ये हमें ध्यान रखना। हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने पहले समलैंगिक विवाह का कानूनी रूप से पंजीकरण किया? तो नेपाल ने पहले समलैंगिक विवाह का पंजीकरण किया। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो पहले समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कब हुआ? नवंबर 2023 में। नेपाल ऐसा देश है जो कि पहला समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला देश बन गया है। युगल का नाम क्या है? जो युगल थे इसमें कपल कौन थे? सुरेन पांडे एवं माया गुरंग। सुरेन पांडे और माया गुरंग। इससे जो संबंधित जो जीके हो सकता है,
एशिया का अन्य देश जहां समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता दी गई है, तो ताइवान को भी इससे पहले विधिक मान्यता समलैंगिक विवाह को दी गई है। भारत के संदर्भ की बात करें तो विधिक समलैंगिकता को विधिक मान्यता प्राप्त है, लेकिन समलैंगिक विवाह को विधिक रूप से मान्य नहीं है। तो समलैंगिकता जो होती है वो विधिक मान्यता है, लेकिन समलैंगिक विवाह विधिक रूप से मान्य नहीं है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश की बात करें डेनमार्क, तो डेनमार्क जो है पहला देश है जिसने, जो कि यूरोपीय देश है, उसने सबसे पहले समलैंगिक जो विवाह थे उनको मान्यता दिया था। उसके अलावा आप लाइन में देख सकते हैं कि ताइवान हो गया है, नेपाल हो गया है। आगे देखेंगे, नवंबर 2023 में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस 2023 आयोजित हुई थी। कहाँ पे? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में ये आयोजित हुई थी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस ADMM प्लस 2023 आयोजित कब हुई थी? 16 नवंबर 2023 को। कहाँ हुई थी? जकार्ता, इंडोनेशिया में हुई। और ये जो है बैठक है, इसके अध्यक्ष इंडोनेशिया के द्वारा इस बैठक में इसकी मेज़बानी की गई थी। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो का नेतृत्व जिसने किया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। क्या है ADMM प्लस? क्या है? यह आसियान देशों के हित में सर्वोच्च रक्षा परामर्श व सहकारी तंत्र है। यह आसियान सदस्य देश जो हैं, जिनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड तथा वियतनाम के एक महत्वपूर्ण संवाद मंच की भूमिका निभाता है। इसके 8 संवाद भागीदार देशों में भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। तो इसके बारे में हम लोग इतना जानकारी होनी चाहिए। आगे है, किस कैरेबियाई देश में स्पर्म वेल के लिए विश्व का पहला समुद्री संरक्षण क्षेत्र बनाया जा रहा है? तो डोमिनिका में, जो कि कैरेबियन देश है, वहाँ पे विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। किसके लिए? स्पर्म वेल के लिए। इसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा। इस संबंध में जो घोषणा हुई थी 13 नवंबर 2023 को है। नए रिजर्व ग्रुप में नामित किया जाएगा द्वीप के पश्चिमी हिस्से में लगभग 300 वर्ग मील क्षेत्र को। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 13 से 17 नवंबर 2023 के मध्य दुबई एयर शो 2023 दुबई में आयोजित हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के दस्ते में 2 स्वदेशी प्लेटफॉर्म हल्के लड़ाकू विमान तेजस और अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव शामिल हुए। तो दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है इसमें। तो दुबई एयर शो 2023 में हुआ था। 13 से 17 नवंबर 2023 तक द्विवार्षिक एयर शो है। कहाँ हुआ? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। इसमें भाग लेने वाले जो भारतीय वायुसेना के दस्ते में 2 स्वदेशी प्लेटफॉर्म हल्का लड़ाकू विमान और तेजस और अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव। ठीक है, तो हल्का हेलीकॉप्टर कौन सा है? ध्रुव। और जो हल्का लड़ाकू विमान है हमारा तेजस है। ये शामिल हुए थे दोनों। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 11 से 17 नवंबर 2023 के मध्य एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC 2023 बैठक सैन फ्रांसिस्को USA में आयोजित हुई। एपेक की स्थापना वर्ष 1995 हुई थी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा सही होगा। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। और आगे हम लोग देखे हैं, और एपेक जो स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। तो इसमें पहला पॉइंट केवल सही होगा। 11 से 17 नवंबर 2023 के मध्य एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2023 बैठक सैन फ्रांसिस्को USA में आयोजित हुई थी। तो इसकी एपेक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बैठक हुई 11 से 17 नवंबर 2023 तक। कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को USA में हुई। बैठक की अध्यक्षता किसने किया? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई। और मुख्य विषय जो इसका रहा, क्रिएटिंग अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। और इसके अलावा हम लोग इसके बारे में देखेंगे जो स्टैटिक जीके हो सकता है एपेक के बारे में। तो यह जो है एशिया प्रांत क्षेत्र की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। स्थापना 1989 में हुई थी, 1989 में। मुख्यालय कहाँ है इसका APEC का? तो सिंगापुर में है। कुल सदस्य देश 21 हैं। अगला जो है, नवंबर 2023 में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय
बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो ये वियना में हुई थी। तो भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 2023 आयोजित हुई और कब हुई? 9 नवंबर 2023 को हुई। कहाँ हुई? ओपेक सचिवालय वियना ऑस्ट्रिया में हुई। सह अध्यक्षता की बात करें तो ओपेक के महासचिव हैथम अल घैस और भारत के केंद्रीय मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी है, ये इनमें अध्यक्षता किए थे। अब बैठक में तेल व ऊर्जा बाजारों में से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसकी अगली जो उच्च स्तरीय बैठक है वह 2024 में भारत में होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में इसकी जो अगली बैठक होगी। ओपेक के बारे में हम लोग देखते हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में। तो ओपेक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय बहुत पूछता है, तो वियना ऑस्ट्रिया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8 नवंबर 2023 को जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट इसमें है, इस रैंकिंग में 750 एशियाई शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। तो इसमें शामिल किया गया था 856 शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालयों को। 750 इसमें दिया तो बिल्कुल गलत है, 856 856 होगा। रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो रैंकिंग की बात करें शीर्ष स्थान मिला था IIT बॉम्बे को, बिल्कुल सही है। तो दूसरा पॉइंट इसका सही होगा। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी कब जारी हुई? 8 नवंबर 2023 को और संस्करण ये 16वां है। रैंकिंग में कितने संस्थान विश्वविद्यालय शामिल? 856। और रैंकिंग में शामिल जो शीर्ष 5 संस्थान हैं, पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चीन में है, और दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में है। ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर तथा सिन्हुआ यूनिवर्सिटी चीन संयुक्त प्रांत से, ये दोनों थे। और इसके अलावा अपने भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत का अपने जो है इसमें शामिल शीर्ष 5 भारतीय संस्थान विश्वविद्यालय IIT बॉम्बे 40वां स्थान मिला और IIT दिल्ली 46वां स्थान मिला। IIT मद्रास 53वां, भारतीय विज्ञान संस्थान जो है 58वां स्थान और IIT खड़गपुर 59वां स्थान। तो हम लोग इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में इससे ख़त्म हो जाएगा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय वाला जो परिदृश्य है। इसके अलावा इसमें कुल मिला के 12 टॉपिक हैं। करंट अफेयर क्विज है जो कि घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा जारी की गई है और इसमें जून से लेके फरवरी तक का पूरा करंट है इसमें। और जो कि हमारे जाकर आगामी एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPPCS हो, चाहे RO हो, चाहे पुलिस हो, रेलवे SSC, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन इस चैनल पे आपको कराया जाएगा। तो आप सारे क्वेश्चन देखिए और आपको जल्दी ही आपको इसके PDF मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको चैनल को अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।